बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा वन लाइनर इन एमसीक्यूज़ का सीरीज़ चल रहा है। इसमें हमारा ये लेक्चर 29 है। पहला नंबर वन लाइनर है बेटा ऑरवेल्स, मतलब जॉर्ज ऑरवेल की बात है। उसके एक नावल है 1984। इसको समझा जाता है कि इट इज़ अ प्रोफेटिक नावल। ये आपने याद रखना है कि ये एक प्रोफेटिक नावल है। और ये भी आप साथ याद रखें कि जॉर्ज ऑरवेल का ये नावल 1949 में पब्लिश हुई थी। सेकंड नंबर एमसीक्यूज है एच एमसीक्यूज पे भी शेले के बारे में। शेले मैरिड टू हैरिट वेस्ब्रोक एट द एज ऑफ 19। अब बेटा यहाँ तक आपके दो एमसीक्यूज बनते हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लोगों के पास एक नोटबुक होना चाहिए जिससे आप नोट कर सके और बहुत सारे एमसीक्यूज आप अपने लिए बना सके। कमीशन वाले ऐसे नहीं करते जैसे कि हिलाल ने की, जैसे कि अहमद करते, जैसे कि अलिशबा करते, ऐसे नहीं करता, बल्कि वो अपने मर्जी से वो एमसीक्यूज को तोड़ मड़ोड़ करके, मतलब एमसीक्यूज वही होते हैं जो हम पढ़े हुए होते हैं, लेकिन वो थोड़ा इसके अंदर ट्विस्ट तो लाएगा, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा आपके लिए वो सवाल मुश्किल बनाता है, आपको फंसाने की कोशिश करते हो। अब आपने खुद को निकालना कैसा, यानी आपने इसको इस तरह बनाना है कि शैल ए मैरी टू डैश एट द एज ऑफ 19। एक एमसीक्यूज हुआ शैल ए मैरी टू हैरिट वेस्ब्रोक at the age of dash to at the age of 19. Just after 2 years he became the father of a son and a daughter। मतलब 2 साल के अंदर अंदर उसका एक बच्चा भी बेटा भी पैदा हुआ और दूसरा एक बेटी भी पैदा हुई। थर्ड नंबर वन लाइनर है कि सेपरेशन टुक प्लेस बिटवीन शेले एंड वेस्ब्रोक इन 1914। ये आपने याद रखना है, 1914 के अंदर जो है वो क्या हुआ कि सेपरेशन जो है उन्होंने वो जगा ली उन दोनों के दरमियान। एंड इन जुलाई 1914 के जुलाई में शेले एलोव्ड विद हिज बिलव्ड मैरी। उसके बिलव्ड का क्या नाम था? मैरी। उसके साथ वो शेले भागा कहा टू स्विट्जरलैंड। यहां तक आपका एमसीक्यूज है कि कब जो है वो शेले एलोव्ड विद हिज बिलव्ड मैरी टू स्विट्जरलैंड, तो ये 1914 में। अब दूसरा एमसीक्यूज कि मैरी वो शेले जो है वो मैरी के साथ वो भाग गया इन 1914 में। कहाँ पर? तो स्विट्जरलैंड में। ये मैरी शेले का मैं बात कर रहा हूँ, सही है बेटा। फ्रैंकेस्टन उसका बहुत ही ज़बरदस्त नावल भी है जो कि एक गॉथिक नावल है। 4 नंबर एमसीक्यूज है अ सन वॉज बॉर्न टू मैरी। अब उस मैरी शेले से उसका एक बेटा पैदा हुआ। शी लव्ड द लव्ड ऑफ शेले in 1916 and they got married in December। The beloved of Shakespeare, यानी शेक्सपियर का जो beloved है 1916 में उसका वो बेटा पैदा हुआ। and they got married in December 1916। और उन दोनों का शादी बाद में हुई, पहले उसका बेटा पैदा हुआ था, फिर जो है वो दिसंबर 1916 में उसका शादी भी हुई। आफ्टर शेले's डेथ, अब शेले के मरने के बाद उसका डेथ जो है ये आपने याद रखना है कि ये 1922 में उसका डेथ हुआ और 1892 में उसका पैदा हुआ। मतलब वो पैदा हुए पीबी शेले की मैं बात करता हूँ। तो आफ्टर शेले's डेथ हिज पोएटिकल वर्क वाज एडिटेड एंड पब्लिश बाय मैरी शेले की बात है इन 1939। तो 1939 में पीबी शेले का जो लिटरेरी वर्क है उन्होंने मैरी शेले ने उसको एडिट की और उन्होंने इसको पब्लिश की। मैं दोबारा बता दूं, फ्रैंकेस्टन जो है उसके एक बहुत ही ज़बरदस्त मैरी शेले के एक गॉथिक नावल है। ये एक रोमांटिक नॉवलिस्ट थी, क्योंकि हमारा पीबी शेले जो है ये भी एक रोमांटिक राइटर था। 5 नंबर है शेले's फर्स्ट वाइफ। शेले का जो पहली वाइफ है क्या नाम है ये आपने याद रखना है। हैरिट वेस्ब्रोक कमिटेड सुसाइड बाय ड्राउनिंग हरसेल्फ। उन्हें सुसाइड की, खुद को ड्राउन करते हुए। 7 नंबर हमारे पास 6 नंबर जोसेफ कॉर्डन नॉवेल्स। जोसेफ कॉर्डन का जो नावल है ये जनरली सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द सी। ये आपका एमसीक्यूज है कि हुज नावल जनरली सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द सी। तो जोसेफ कॉर्डन नावल जनरली सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द डैश, तो आपने याद रखने सी। 7 नंबर है ऑरलैंडो। हमारे पास एक नावल है वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी है, जिधर जो है द कैरेक्टर चेंजेस इट्स सेक्स। इसके अंदर ऑरलैंडो कैरेक्टर जो है वो अपने सेक्स को क्या करते हैं? चेंज करता है। 8 नंबर ए पैसेज टू इंडिया डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस। ए पैसेज टू इंडिया हमारा
एक नावल है जिधर जो है ब्रिटिशर एंड इंडियंस के दरमियान जो ताल्लुक है उसको जाहिर करते हैं। 9 नंबर है वर्जीनिया वुल्फ वॉज द डॉटर ऑफ एन एमिनेंट क्रिटिक लेस्ली स्टेपन। उसका वर्जीनिया वुल्फ का बाप भी मतलब वालिद भी एक बहुत ही ग्रेट क्रिटिक था जिसका नाम था लेस्ली स्टेपन। तो आपने याद रखना है। सन्स एंड लवर ये डीच लॉरेंस का नावल है और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, ये आपने याद रखना है। सन्स एंड लवर ये बायोग्राफिकल नावल है। मैं इसको ज़रा हाईलाइट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे हाईलाइटर मिल जाए तो अभी मैं ही कर देता हूँ। सही है बेटा? बेटा ये आप एमसीक्यूज बनाते रहना, आप ये ना कि जैसे कि वो मेरे वन लाइनर आप फॉलो करें, बल्कि इससे आप खुद एमसीक्यूज बनाते रहना। मैं सिर्फ आपको हैंड्स देता हूँ। कैंगरू ये हमारे पास एक नावल है लॉरेंस का, और इस कैंगरू को वो कहते हैं ही कॉल्ड थॉट एडवेंचर, यानी कैंगरू को लॉरेंस कहते हैं, डी लॉरेंस की थॉट एडवेंचर है। अब बताओ डी लॉरेंस का जो ऑटोबायोग्राफिकल नावल है वो कौन सा है? तो सन्स एंड लवर है। अभी 10 नंबर 12 नंबर हमारे पास है जेम्स जॉयस यूलिसेस इज बेस्ड ऑन होमर एडुसी। ओडिसी होमर का एक बहुत ही ग्रेट नैरेटिव पोएम है, तो उन्हें यूलिसेस जब लिखा जेम्स जॉयस ने तो बिल्कुल इस पे बेस है। चार्ल्स डिकन्स कैरेक्टर्स आर जनरली फ्लैट कैरेक्टर, ये बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यूज है। चार्ल्स डिकन बहुत ग्रेट नॉवेलिस्ट है, उसके कैरेक्टर जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस उसका एक ग्रेट नॉवल है। उसके जनरली कैरेक्टर जो है वो क्या है? वो फ्लैट कैरेक्टर्स है। ये नो नेम हमारे पास एक नॉवल है, विकी कॉलन ने लिखी है। सही है बेटा? नो नेम इज अ नॉवल बाय विकी कॉलन, ये आपने याद रखना है। डेविड कॉपरफील्ड इज डेकन मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। 15 नंबर है कि डेविड कॉपरफील्ड ये चार्ल्स डिकन का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। थॉमस हार्डी वॉज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। याद रखिएगा थॉमस हार्डी को नोबेल प्राइज नहीं मिला है, ग्रेट नॉवेलिस्ट था लेकिन नोबेल प्राइज उसको नहीं मिला। उसको पता है 22 टाइम्स उसका वो नॉमिनेशंस हुआ था लेकिन उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला। बेटा ये बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यूज है। थॉमस हार्डी वाज अवॉर्डेड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। डिकन्स अनफिनिश्ड नॉवल, अब डिकन्स का जो अनफिनिश्ड नॉवल है दैट इज एडविन ड्रूड। सही है बेटा? एडविन ड्रूड जो है ये उसका अनफिनिश्ड नॉवल है चार्ल्स डिकन का। रोमाला इज अ हिस्टोरिकल नॉवल बाय जॉर्ज इलियट। रोमाला एक नॉवल है जॉर्ज इलियट ने लिखी है, ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है। अ नॉवल विदाउट हीरो ये विलियम मैकपी स्टॉकरे का है, बहुत ही जबरदस्त नॉवल है। वैनिटी फेयर, इसके अंदर हीरो नहीं है। सही है बेटा? वैनिटी फेयर हमारे पास एक ऐसा नॉवल है जिसके अंदर हीरो नहीं है। ये किसने लिखी है? विलियम मैकपी स्टॉकरे ने लिखी है। 20 नंबर है वाल्टर स्कॉट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एज। सर वाल्टर स्कॉट की बात है, किसको रोमांटिक एज का बड़ा हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट समझा जाता है। कई एमसीक्यूज इससे बनते हैं। हु इज कंसिडर्ड द हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एज? तो सर वाल्टर स्कॉट इज कंसिडर्ड डैश ऑफ द रोमांटिक एज, द रोमांटिक नॉवलिस्ट। ट्रिस्ट्रम शांडे ये अपीयर्ड इन 7 वॉल्यूम बट लेफ्ट अनफिनिश्ड ड्यू टू अ सडन डेथ ऑफ लवंस टेरेंस का जो अचानक डेथ की वजह से ट्रिस्ट्रम शांडे जो है उसके 7 वॉल्यूम वो कंप्लीट है लेकिन फिर भी वो अनफिनिश्ड है क्योंकि स्ट्रेन का अचानक डेथ हुआ। द सेंट्रल थीम ऑफ गुलिवर ट्रेवल्स, गुलिवर ट्रेवल जो है ये बहुत ही जबरदस्त है, एक कह सकते हैं कि नॉवल है और उसका मेन थीम है आई हर्टली हैड एंड इट इज द एनिमल कॉल्ड मैन। यानी वो कहते हैं कि इस नावल का गुलिवर ट्रेवल्स ये किसने लिखी है आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये इसका मेन थीम है कि मैं बताता हूँ ऐसा ना कि आप कहीं वो फंस जाए। जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है और वो कहता है कि आई हर्टली हैड एंड इट इज़ द एनिमल कॉल्ड मैन। मैं उस जानवर से बहुत नफरत करता हूँ, बहुत मुझे वो अच्छा नहीं लगता जिस जानवर का नाम है इंसान। जी गुलिवर ट्रेवल का एक बहुत ही ज़बरदस्त नॉवल है, नैरेटिव। जोनाथन स्विफ्ट रेफर टू हिज वर्क अ टेल ऑफ टब, गुड गॉड व्हाट अ जीनियस हैड आई हैड व्हेन आई रोट दैट बुक। वो ये आपने याद रखना है कि जोनाथन स्विफ्ट जो है अपने कौन से वर्क का वो बड़ा सराहता है और बड़ा वो खुश होते हैं। तो
अ टेल ऑफ टब जो है, जब वो ने लिखा तो वो कहते हैं कि ए खुदा, मैं कितना ग्रेट राइटर हूँ कि इतना बड़ा किताब भी मैं लिख सकता हूँ। कैसल ऑफ ओट्रेंटो वॉज रिटन बाय हॉरेस वॉल्पोल। ये आपने याद रखना है। आर्ट इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी। ये बिल्कुल प्लेटो का, अगर आप उसके क्रिटिसिज्म देखें तो पोइट्री के ऊपर, तो वो कहते हैं कि आर्ट इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी, कि आर्ट जो है ये ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी है। ये मेरे लेक्चर्स के अंदर मैंने डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन किया है, अगर आप इसको देख ले तो आपको समझ आ जाएगा। एमसीक्यू सीरीज में नहीं, नॉवल लाइनर सीरीज में, बल्कि जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है इसमें। पोएट्स शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम द आइडियल रिपब्लिक। ये भी प्लाटो का कहना है। वो कहते हैं कि पोएट जो है वो बैनिश होना चाहिए, आइडियल रिपब्लिक के अंदर वो नहीं होना चाहिए। आर्स पोएटिका हैज बीन रिटन बाय हॉरेस, रोमांटिक क्रिटिक, रोमन क्रिटिक। आर्स पोएटिका जो है ये हॉरेस ने लिखी है, जो कि हमारे पास हॉरेस कौन था, एक रोमन क्रिटिक था। एरिस्टोटल डिस्कसेस द थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी इन पोएटिक्स। वो ट्रेजेडी का वो डेफिनेशन वो देते, आपने वो दे कि ट्रेजेडी ये सीरियस होगा, इसके अंदर पिटी एंड पेयर होगा, वो इमोशन को वो क्या करेगा, एवोक करेगा, और इसका कोई खास मैग्नीट्यूड होगा। तो वो अपना पोएटिक्स के अंदर वो थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी देता है। Prepetia is a term by Aristotle in the history of tragedy, which means a change in fortune of hero from good to bad। एक हमारे पास है प्रीपिटिया जो है, ये हमारे पास एरिस्टोटल जो है अपना वो क्या अपना वो ट्रेजेडी के अंदर जो है वो थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी के अंदर वो बयान करते हैं। वो कहते हैं कि एक हीरो के किस्मत में जब चेंज आता है वो अच्छे से बुरा बन जाता है। तो वो क्या होते हैं, इस तकनीक को या इसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो हमारे पास है प्रेफेटिका। ये लास्ट चंद वर्ड्स है, बहुत ही जबरदस्त। इनोग्रोसिस जो है ये हमारे पास 30 नंबर है। ये हमारे पास एरिस्टोटल ने हिज थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी के अंदर बयान की है। जब हीरो को पता चले कि मेरा फैटल प्ला क्या है, मैं असल कौन सा ऐसा गलती करता हूँ जिसकी वजह से जो है मैं पंस रहा हूँ, या जिसकी वजह से मैं मतलब प्रॉब्लम्स का सामना मैंने करना पड़ता है। डिनाउंसमेंट आपने याद रखना है, ये द एंडिंग ऑफ कॉमेडी। डिनाउमेंट ये द एंडिंग ऑफ कॉमेडी हम कहते हैं। The term Electra complex has been originated from the tragedy Electra। यानी जो इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स है, जो हमारे पास जो डॉटर का जो लिंक होता है या जो ज़्यादा अट्रैक्शन होता है टुवर्ड फादर, ये सोफोक्लीस ने एक ट्रेजेडी लिखा है इलेक्ट्रा, इससे ली गई है। सिडनी सेज, सिडनी का कहना है कि इट इज नॉट राइमिंग एंड वर्सिंग दैट मेक द पोइट। यानी ये राइमिंग और वर्सिंग का काम नहीं जिससे एक शायर बन जाते हैं। नो मोर देन अ लॉन्ग गाउन कैन मेक इट एन एडवोकेट। ये नहीं कि कोई बड़ा बुरका पहन के वो भी वकील बन गया, बल्कि ये नहीं कि किसी को राइमिंग और वर्सेस आते तो वो शायर बन जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, टी.एस. इलियट बड़ा ग्रेट क्रिटिक है। उन्होंने किसी को, जैसे कि सिडनी जो है, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, इवन के वो बहुत सारे ग्रेट पोइट्स को वो चैलेंज करता है। इस तरह अगर आप क्रिटिसिज्म देखें टी.एस. इलियट का पी.बी. शेले के ऊपर, तो ये बड़ा यानी ऐसा दर्दनाक क्रिटिसिज्म है कि जैसे कि आप समझेंगे कि वो पी.बी. शेले जो था वो कोई शायर ही नहीं था, कोई पोइट ही नहीं था। खैर 34 नंबर एमसीक्यूज है। सिडनी सेज द 3 यूनिटीज ऑफ ग्रीक, कौन से है? यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन मस्ट बी ऑब्जर्व। वो कहते हैं कि जो 3 यूनिटीज थी उसको जरूर हमने ऑब्जर्व करना है। तो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इसके ऊपर भी शायद हम एक अलग से लेक्चर अपलोड कर लें। बेटा लेक्चर थोड़ा लेंथी हुआ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे इससे आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ तक हुआ हमारा लेक्चर, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो हमारे साथ रहे, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेटा अगर आपको इन सारे नोट्स की ज़रूरत हो तो मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर देता हूँ। व्हाट्सएप जो है ये आपने याद रखना है कि हमारा ये व्हाट्सएप है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं।
इस सारे नोट्स को हासिल करने। हमारे पास सिर्फ ये नोट्स नहीं है बल्कि हमारे पास एक कंप्लीट बैंक है इन सारे नोट्स का, जो आपके इंटरव्यू से ले, आपके टेस्ट से ले कि आपका इंटरव्यू सब कुछ इंशाल्लाह आसानी से वो टैकल कर सकता है। तो बेटा अगर सवाल ना है तो हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।